हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास के अंतर्गत है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरा सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग युद्ध में। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। अशोक की स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? अशोक की स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? बिहार के चंपारण जिले से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रुक्मिणदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कुम्हारपटना में। कुम्हार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानवकृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान के बारे में। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक ने। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागा अर्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाएं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर, पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मैगस्थनीज ने। पाटलिपुत्र को
किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? एस्ट्रोबो ने। यूनानी दूत डेमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति की संगठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत है। करों का बोझ अधिक था। प्रशासन तंत्र कठोर था। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। देवनामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने अपने आप को संबोधित किया देवनामप्रिय के नाम से। धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। मौर्यकालीन प्रशासन में राजउक के कार्य थे न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3 सभी उदाहरण हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अशोक ने किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? नवम शिलालेख में अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है।
मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।